नारायण मूर्ति और सुधा कुलकर्णी की शादी की इम्पोर्टेंस केवल इन दोनों के लिए और इनकी फैमिली के लिए ही नहीं है, बल्कि हमारे पूरे देश के लिए इन दोनों की शादी की इम्पोर्टेंस है। क्योंकि अगर इन दोनों की शादी ना हुई होती तो हमें शायद इंडिया की सातवीं सबसे बड़ी कंपनी और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड पहली भारतीय कंपनी इन्फोसिस देखने को नहीं मिलती। इन दोनों की शादी की अपनी एक अलग ही स्टोरी है और यह स्टोरी शुरू होती है 1974 में, जब सुधा कुलकर्णी पुणे में टेल्को में जॉब कर रही थी। टेल्को में सुधा के एक कलीग हुआ करते थे, प्रसन्ना, जो कि सुधा के फ्रेंड भी थे। सुधा को बचपन से ही बुक रीडिंग की हैबिट थी और प्रसन्ना भी बुक रीड किया करते थे। तो प्रसन्ना समय समय पर पढ़ने के लिए सुधा को नई नई बुक ला कर दिया करते थे, जिन पर दूसरे देशों के शहरों के नाम लिखे होते थे और साथ में नाम लिखा होता था नारायण मूर्ति का, जैसे कि नारायण मूर्ति इस्तांबुल, नारायण मूर्ति पेशावर। तो एक बार सुधा ने मजाक मजाक में प्रसन्ना से पूछा भी था कि क्या ये नारायण मूर्ति कोई इंटरनेशनल बस कंडक्टर है। प्रसन्ना ने सुधा को बताया कि नारायण मूर्ति उसके फ्रेंड हैं और उसके फ्लैटमेट भी हैं। वो अनेक देशों में ट्रैवल कर चुके हैं और उनके पास बुक्स का भंडार है। वह काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सन है और उनके पास अनेक अमेजिंग स्टोरीज हैं। साथ ही उस समय प्रसन्ना सुधा को अपने फ्लैट पर आने और नारायण मूर्ति से मिलने के लिए भी इनवाइट करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें उसका बुक्स कलेक्शन बहुत पसंद आएगा। पहले तो सुधा थोड़ा हेजिटेट होती हैं, क्योंकि इससे पहले सुधा ने अपने किसी भी मेल फ्रेंड के फ्लैट पर विजिट नहीं की थी। लेकिन साथ ही सुधा नारायण मूर्ति के बुक्स कलेक्शन को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस थी, इसलिए वो हिचकिचाते हुए प्रसन्ना को थोड़ी देर के लिए उसके फ्लैट पर आने के लिए हाँ कर देती हैं। नेक्स्ट डे जब सुधा प्रसन्ना के फ्लैट पर जाती हैं और वहाँ पर नारायण मूर्ति को देखती हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होती हैं, क्योंकि उन्होंने इमेजिन किया था कि नारायण मूर्ति फिल्मी हीरो राजेश खन्ना की तरह दिखते होंगे। लेकिन रियल में नारायण मूर्ति चश्मा लगाए हुए एक दुबले पतले और शर्मीले लड़के थे। लेकिन जब नारायण मूर्ति ने बुक्स पर बात करना स्टार्ट किया तो उनकी नॉलेज और इंटेलिजेंस से सुधा काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हुई। सुधा और नारायण मूर्ति दोनों का एक कन्नड़ राइटर्स के प्रति काफ़ी लगाव था। सुधा यह सोच कर आई थी कि वह केवल थोड़ी देर के लिए ही रुकेगी, लेकिन नारायण मूर्ति के साथ बुक्स पर डिस्कशन करते करते टाइम का पता ही नहीं चला। और जब सुधा वहाँ से जाने लगी तो नारायण मूर्ति ने उन्हें पढ़ने के लिए ढेर सारी बुक्स दी और नेक्स्ट डे साथ में डिनर करने के लिए पूछा। सुधा ना चाहते हुए भी मना नहीं कर पाती हैं, लेकिन डिनर के लिए वो दो शर्तें रखती हैं। एक तो डिनर पर साथ में प्रसन्ना भी होने चाहिए और दूसरा यह कि वे अपने हिस्से की पेमेंट खुद करेंगी। नारायण मूर्ति इन दोनों शर्तों के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर नेक्स्ट डे का डिनर का प्रोग्राम बनता है। नारायण मूर्ति भी सुधा के साथ इस फर्स्ट मीटिंग से काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हुए थे। वो बाद में सुधा को कहते भी हैं कि वो पहले किसी भी ऐसी महिला से नहीं मिले थे जो कि लाइफ में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेती हो। और यहाँ से शुरू होती है 24 साल की सुधा कुलकर्णी और 28 साल के नारायण मूर्ति की लव स्टोरी। इसके बाद धीरे धीरे साथ डिनर करने का सिलसिला शुरू हो जाता है। इस टाइम पर सुधा के फ्रेंड सुधा को कहने लगे थे कि नारायण मूर्ति उन्हें पसंद करते हैं, लेकिन सुधा यह नहीं मानती थी। लेकिन एक शाम डिनर करने के बाद नारायण मूर्ति सुधा से अपने दिल की बात कहते हैं। नारायण मूर्ति कहते हैं कि मैं 5 फीट 4 इंच लंबा हूँ और एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं अपनी लाइफ में कभी भी अमीर नहीं बन पाऊँगा, लेकिन तुम एक सुंदर, इंटेलिजेंट और ब्राइट लड़की हो। इसके बावजूद क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सुधा इसका जवाब देने के लिए थोड़ा सा टाइम मांगती हैं। इसके बाद सुधा अपने घर पर नारायण मूर्ति को लेकर बात करती हैं। उनकी माँ तो हाँ कर देती हैं, लेकिन सुधा के पिता नारायण मूर्ति को लेकर मना कर देते हैं, क्योंकि नारायण मूर्ति के पास उस समय कोई स्टेबल जॉब नहीं थी। यहाँ पर सुधा अपने पिताजी से कहती हैं कि वो वादा करती हैं कि उनके परमिशन के बिना वो शादी नहीं करेंगी, लेकिन साथ ही वो यह भी कहती हैं कि वो किसी और से भी शादी नहीं करेंगी। इसके बाद अगले 3 साल तक इन दोनों की लव स्टोरी ऐसे ही चलती रहती है। इस बीच एक समय ऐसा भी आता है जब 1976 में नारायण मूर्ति द्वारा शुरू की गई एक कंपनी सोफ्ट्रॉनिक्स फेल हो जाती है और इससे नारायण मूर्ति काफ़ी ज़्यादा हताश होते हैं और इस हताशा और निराशा में वे सुधा से ब्रेकअप कर लेते हैं, क्योंकि नारायण मूर्ति का मानना था कि सुधा का फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है और वो उससे शादी करके उसके फ्यूचर को बर्बाद नहीं करना चाहते। लेकिन दूसरी तरफ सुधा नारायण मूर्ति के इस बिहेवियर से काफ़ी ज़्यादा हर्ट होती हैं, लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था और ज़्यादा दिन तक ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रह पाते हैं और फिर से एक साथ आ जाते हैं। इसके बाद 1977 के एंड में नारायण मूर्ति बॉम्बे में पत्नी कंप्यूटर्स में जनरल मैनेजर के तौर पर एक जॉब स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस जॉब पर ज्वाइन करने से पहले नारायण मूर्ति सुधा से शादी करना चाहते थे, क्योंकि ज्वाइनिंग के बाद उन्हें यूएसए में ट्रेनिंग के लिए जाना था। इस समय सुधा के पिताजी भी शादी के लिए हाँ कर देते हैं, क्योंकि अब नारायण मूर्ति के पास एक डिसेंट जॉब थी। तो इस प्रकार 10 फरवरी 1978 को बेंगलोर में नारायण मूर्ति के घर में इन दोनों की शादी होती है। ये एक बिल्कुल सिंपल शादी थी और इसमें नारायण मूर्ति और सुधा की फैमिली के अलावा किसी को भी इन्वाइट नहीं किया गया था। इस शादी में केवल 800 रुपये खर्च हुए थे, जो कि नारायण मूर्ति और सुधा दोनों ने 400 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट किए थे। Make our marriage in a very simple way. 800 rupees. We spent 800 rupees for marriage.
together 400 he paid, 400 I paid my father. उदार नारायण मूर्ति के दो बच्चे हैं, बेटी अक्षता मूर्ति जो कि एक फैशन डिजाइनर है और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक उनके पति हैं, और बेटा रोहन मूर्ति जो कि एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्टअप सोरोको के फाउंडर हैं।